आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को केवल चित्र के द्वारा समझाइए। तो आइए इसे उत्तर की सहायता से समझ लेते हैं। उत्तर तो देखिए, मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र, मलेरिया परजीवी जो कि क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है, उसका जीवन चक्र दो पोष दो यानी कि दो होस्ट में क्या होता है, पूरा होता है। जीवन चक्र दो होस्ट में पूरा होता है। तो देखिए, इसका पहला होस्ट जो होता है या पहला पोषक जो होता है वह होता है मनुष्य। फिर इसका दूसरा पोषक जो होता है वह होती है मादा एनाफिलीज मच्छर। तो देखिए, अब हम चित्र की सहायता से इसके पूरे जीवन चक्र को समझ लेते हैं। तो देखिए, यह है मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र का चित्र। तो देखिए, जैसा हमने जाना कि यह दो पोषकों में क्या होता है, इसका जीवन चक्र पूर्ण होता है। एक होता है मनुष्य में। तो देखिए, मनुष्य में होता है अलैंगिक जनन। मनुष्य क्या होता है, यह प्राइमरी यानी प्राथमिक होस्ट या पोषक होता है। फिर दूसरा पोषक जो होता है वह होती है मादा एनाफिलीज मच्छर जो होती है वह होती है दूसरी पोषक। और इसमें होता है लैंगिक जनन। क्या होता है, इसमें लैंगिक जनन होता है व मनुष्य में अलैंगिक जनन होता है। तो देखिए, जब मादा एनाफिलीज मच्छर किसी मनुष्य को काटती है और रक्त को चूसती है, उस समय मादा एनाफिलीज के लार के साथ हजारों सूक्ष्म स्पोरोजोइट्स। देखिए, स्पोरोजोइट्स क्या होते हैं, यह प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की एक अवस्था होती है। तो यह जो स्पोरोजोइट्स हैं वह लार के साथ कहाँ पहुंच जाते हैं, मनुष्य के रक्त में पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं, वह प्लाज्मोडियम के जो स्पोरोजोइट्स होते हैं वह मादा एनाफिलिस से कहाँ पहुंच जाते हैं, मनुष्य के रक्त में पहुंच जाते हैं। और रक्त के परिसंचरण द्वारा जो होते हैं, यह स्पोरोजोइट्स कहाँ पहुंच जाते हैं, यकृत कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। यकृत कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं और उन कोशिकाओं को क्या कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं। तो देखिए, यह सबसे पहले यकृत पर ही क्यों जाते हैं, यहाँ कहीं अन्य क्यों नहीं जाते, तो इसका भी कारण होता है। तो देखिए, इसका कारण यह होता है कि श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBC से सुरक्षा के लिए यह स्पोरोजोइड सबसे पहले लीवर या यकृत में जाते हैं। इसके अलावा यह ग्लाइकोजन को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जो कि कहाँ पाया जाता है, पर्याप्त मात्रा में लिवर में या यकृत में क्या पाया जाता है, पर्याप्त मात्रा में ग्लाइकोजन पाया जाता है और इसे यह भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इसीलिए भी स्पोरोजोइट सबसे पहले कहाँ जाते हैं, यकृत में जाते हैं। और इनका तीसरा कारण जो होता है वह होता है गुणन के लिए कहाँ जाते हैं, यह यकृत में पहुंचते हैं। तो अब हम चित्र की सहायता से आगे की प्रक्रिया को समझते हैं। तो देखिए, यह यकृत में जाके इनका केंद्र क्या हो रहा है, विखंडित हो रहा है कई भागों में। तो देखिए, इनका जो केंद्रक है वह कई भागों में क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है। उसका क्या हो जाता है, बहुविखंडन हो जाता है केंद्रक का। और यह क्या करते हैं, यह पोषण व वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं, यकृत में पोषण कर खुद की वृद्धि करते हैं व बहुविखंडन करते हैं। फिर देखिए, यह जो केंद्रक है विखंडित होकर किसका निर्माण करता है, मेरोजोइड्स का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, मेरोजोइड्स का निर्माण करता है। अब मेरोजोइड्स दो प्रकार के होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो जो बड़े होते हैं वह पुनः कहाँ चले जाते हैं, वह यकृत में पोषण के लिए चले जाते हैं। और जो छोटे होते हैं वह कहाँ चले जाते हैं, इन लाल रक्त कणिकाओं में चले जाते हैं, RBC में चले जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। फिर यह
अनेक प्रवस्थाएं बनाते हैं। तो देखिए इनकी पहली प्रवस्था क्या होती है, वह होती है मुद्रिका प्रवस्था या रिंग फॉर्मेशन। तो देखिए यह क्या करते हैं, यह लाल रक्त कोशिका में क्या है बीच में चले जाते हैं न्यूक्लियस की तरह, और फिर यह किसका निर्माण करते हैं, यह ट्रोफोजोइट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ट्रोफोजोइट का निर्माण करते हैं। तो देखिए यह बीच में भाग दिख रहा है, यह क्या होता है, ट्रोफोजोइट होता है, अर्ली ट्रोफोजोइट। फिर देखिए इस ट्रोफोजोइट में क्या होता है कि कुटपाद बनने लगते हैं। क्या होता है, कुटपाद बनने लगते हैं, जिससे यह किस प्रकार का दिखाई देता है, अमीबा के समान दिखाई देता है। फिर देखिए यह पोषण प्राप्त करके 1 से 3 दिनों में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। किस प्रकार की वृद्धि करते हैं, तो देखिए इनमें भी विखंडन होने लग जाता है, यह भी क्या होने लग जाता है, गुणन होने लग जाता है। 1 से 2, 2 से 4, ऐसे इनकी संख्या बढ़ती जाती है, यह वृद्धि करते जाते हैं। तब इनको साइजोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइजोट कहा जाता है, और साइजोट अवस्था इस अवस्था को कहा जाता है। फिर यह साइजोट बहुविखंडन द्वारा पुनः किस में परिवर्तित हो जाते हैं, मेरोजोइट्स में परिवर्तित हो जाते हैं। किस में परिवर्तित हो जाते हैं, मेरोजोइट्स में परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखिए इन मेरोजोइट्स से क्या होता है कि 2 प्रकार की युग्मक जनन कोशिका, 2 प्रकार की युग्मक जनन कोशिका विकसित होती है। किसके द्वारा, मीरोजोइट्स। यह जो मीरोजोइट्स बनती है इनके द्वारा 2 प्रकार की युग्मक जनन कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। फिर देखिए प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र मनुष्य में यहीं तक होता है। फिर जब मादा एनाफिलिस किसी संक्रमित मनुष्य का रक्तपान करती है या रक्त चूसती है, तो लाल रुधिराणुओं के साथ प्लाज्मोडियम की जनन कोशिकाएं, प्लाज्मोडियम की युग्मक जनन कोशिकाएं जो कि कहाँ पर निर्मित हुई थी, मनुष्य में निर्मित हुई थी, वह कहाँ पर आ जाती है, वह मादा एनाफिलिस की आहार नाल तक पहुंच जाते हैं लाल रुधिराणु की सहायता से। फिर वहां अर्धसूत्री विभाजन द्वारा नर व मादा युग्मक का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है, नर व मादा युग्मक का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। तो देखिए अर्धसूत्री विभाजन द्वारा नर व मादा युग्मक का निर्माण किया जाता है। तो देखिए मैक्रोगैमेटोसाइट कहा जाता है मादा युग्मक को, व माइक्रोगैमेटोसाइट कहा जाता है नर युग्मक को। फिर देखिए नर मादा युग्मक के निषेचन शंकु द्वारा क्या कर जाता है, मादा युग्मक में प्रवेश कर जाता है। क्या कर जाता है, मादा युग्मक में प्रवेश करके जायगोट का निर्माण करते हैं निषेचन द्वारा। क्या करते हैं कि यह निषेचन शंकु द्वारा जो नर युग्मक होते हुए वह मादा युग्मक में प्रवेश कर क्या करते हैं, निषेचन द्वारा किसका निर्माण करते हैं, जायगोट का निर्माण करते हैं। फिर देखिए यह जायगोट लगभग 9 से 10 घंटे बाद, धीरे धीरे लगभग 9 से 10 घंटे बाद एक लंबी क्रमी रूपी रचना में बदल जाता है। तो देखिए यह जो रचना है लंबी क्रमी रूपी रचना में बदल जाता है, और इस रचना को क्या कहा जाता है, इस रचना को कहा जाता है चल युग्मनज या फिर कहा जाता है ओकिनेट। क्या कहा जाता है, ओकिनेट कहा जाता है इस चल युग्मनज को। फिर देखिए यह चल युग्मनज क्या होता है कि यह आहार नाल जो होती है मादा एनाफिलिस की उसमें धस जाता है। क्या करता है, उसमें धस जाता है कुछ इस प्रकार, और गोलाकार पुटी कुछ इस प्रकार गोलाकार पुटी या युग्मनज में परिवर्तित हो जाता है। और इन युग्मनज में क्या होता है कि इन युग्मनज में बीजाणु जनन होता है, जिसके द्वारा यह क्या हो जाते हैं, कुछ इस प्रकार विखंडित हो जाते हैं, कई oocytes बन जाते हैं। और यह इस क्या है, आहार नाल से क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते रहते हैं, और oocyte में परिवर्तित होने के पश्चात यह कुछ दिनों के पश्चात किस में परिवर्तित हो जाते हैं, स्पोरोजोइट में फिर से परिवर्तित हो जाते हैं। किस में परिवर्तित हो जाते हैं, स्पोरोजोइट्स में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। और कुछ समयावधि के पश्चात क्या होता है, यह जो गोलिका होती है, यह जो गोल आकार की पुटी होती है, वह क्या होती है, टूट जाती है। कुछ इस प्रकार से वह टूट जाती है और यह
यह स्पोरोजोइट्स क्या है, मुक्त हो जाते हैं और फिर यह स्पोरोजोइट्स धीरे धीरे कर क्या होते हैं, लार ग्रंथियों में यानी सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या होते हैं, एकत्रित होने लग जाते हैं। और फिर जब मादा एनाफिलिस किसी मनुष्य को काटती है तो यह चक्र फिर से चलने लगता है। तो देखिए यह था प्लाज्मोडियम परजीवी यानी मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र। तो हमारा प्रश्न यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ आया हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।